मोती बोने की कला। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में ज़ोरों का गदर सुनाई दिया। सभी लोग बीरबल के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे, बीरबल पापी है, इसे दंड दो। बादशाह ने भारी जनमत को बीरबल के ख़िलाफ़ देख आज्ञा दी कि बीरबल को सूली पर चढ़ा दिया जाए। दिन तय हुआ। बीरबल ने अपनी अंतिम बात कहने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलने पर उसने कहा, मैंने सारी चीज़ें तो आपको बता दी, पर मोती बोने की कला नहीं सिखा पाया। अकबर बोला, सच? क्या तुम वह जानते हो? तो ठीक है, जब तक मैं ये न सीख ना लूँ, तुम्हें जीने का अवसर दिया जाता है। बीरबल ने कुछ विशेष महलों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें ढा दिया जाए, क्योंकि इसी ज़मीन में उत्तम मोती पैदा हो सकते हैं। महल ढा दिए गए। ये महल बीरबल के झूठी शिकायत करने वाले दरबारियों के थे। वहाँ बीरबल ने जौ बो दिए। कुछ दिन बाद बीरबल ने सभी से कहा, कल सुबह ये पौधे मोती पैदा करेंगे। अगले दिन सभी आए। ओस की बूंदें जौ के पौधे पर मोती की तरह चमक रही थीं। बीरबल ने कहा, अब आप लोगों में से जो निरपराधी है, दूध का धुला हो, इन मोतियों को काट ले, लेकिन यदि किसी ने एक भी अपराध किया होगा तो ये मोती पानी होकर गिर जाएंगे। कोई आगे न बढ़ा, लेकिन अकबर समझ गए कि गलतियां तो सभी से होती हैं। बादशाह ने बीरबल को मुक्त कर दिया। सार ये है कि किसी को दंड देने के पूर्व उसके दोषी या निर्दोष होने के बारे में भली भांति जांच लेना चाहिए। हीरों का सच। एक बार राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर कहने लगा, महाराज, मेरे साथ न्याय करें, मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही महाराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अन्नदाता, मेरा नाम नामदेव है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से एक गांव में जा रहा था। गर्मी की वजह से चलते चलते हम थक गए और पास में स्थित एक मंदिर की छाया में बैठ गए। तभी मेरी नज़र एक लाल रंग की थैली पर पड़ी, जो कि मंदिर के एक कोने में पड़ी हुई थी। मालिक की आज्ञा लेकर मैंने वो थैली उठा ली। उसे खोलने पर पता चला कि अंदर बेर के आकार के 2 हीरे चमक रहे थे। हीरे मंदिर में पाए गए थे, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था। परंतु मेरे मालिक ने मुझसे ये बात किसी को बताने से मना कर दिया और कहा कि हम दोनों इनमें से एक एक हीरा रख लेंगे। मैं अपने मालिक की गुलामी से परेशान था, इसलिए मैं अपना काम करना चाहता था, जिसके कारण मेरे मन में लालच आ गया। हवेली में आते ही मालिक ने हीरे देने से साफ इनकार कर दिया। यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए। महाराज ने तुरंत कोतवाल को भेजकर नामदेव के मालिक को महल में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव के मालिक को जल्दी ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे हीरों के बारे में पूछा तो वह बोला, महाराज, ये बात सच है कि मंदिर में हमें हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वो हीरे नामदेव को देकर उन्हें राजकोष में जमा करने को कहा था। जब वह वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की रसीद मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। मैंने जब इसे धमकाया तो ये आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। अच्छा, तो ये बात है। महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? अन्नदाता, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरे दूसरे 3 नौकरों से पूछ सकते हो, वो उस वक्त वहीं थे। उसके बाद 3 नौकरों को राजा के सामने लाया गया। तीनों ने नामदेव के खिलाफ गवाही दी। महाराज 3 नौकरों और मालिक को वहीं बिठाकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए और सेनापति तेनालीराम महामंत्री को भी इस विषय में बात करने के लिए वहां बुलवा लिया। उनके पहुंचने पर महाराज ने महामंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या नामदेव झूठ बोल रहा है? जी महाराज, नामदेव ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरे अपने पास ही रख लिए होंगे। सेनापति ने गवाहों को झूठा बताया। उसके हिसाब से नामदेव सच बोल रहा था।
तेनालीराम चुप खड़ा सब बातें सुन रहा था। तब महाराज ने उसकी ओर देखते हुए उसकी राय मांगी। तेनालीराम बोला, महाराज, कौन झूठा है और कौन सच्चा इस बात का अभी पता लग जाएगा, परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। महाराज इस बात से सहमत हो गए क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाना चाहते थे, इसलिए पर्दे के पीछे जाकर छुप गए। महामंत्री और सेनापति मुंह सिकोड़ते हुए पर्दे के पीछे चले गए। अब विश्राम कक्ष में केवल तेनालीराम ही दिखाई दे रहा था। अब उसे सेवक से कहकर पहले गवाह को बुलवाया। गवाह के आने पर तेनालीराम ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे? जी हाँ। फिर तो तुम्हें हीरों का और रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। तेनालीराम ने एक कागज़ और कलम गवाह के सामने करते हुए उससे कहा, लो मुझे इस पर हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। इतना सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और बोला, मैंने हीरे नहीं देखे क्योंकि वो लाल रंग की थैली में थे। चुपचाप वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। अब दूसरे गवाह को बुलाकर उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। उसने हीरों के रंग के बारे में बताकर कागज़ पर 2 गोल गोल आकृतियाँ बनाकर अपनी बात साबित की। फिर उसे भी पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया गया और तीसरे गवाह को बुलाया गया। उसने बताया कि हीरे भोजपत्र की थैली में थे, इस वजह से वह उन्हें नहीं देख पाया। इतना सुनते ही महाराज पर्दे के पीछे से सामने आ गए। महाराज को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है। तीनों महाराज के पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। महाराज ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी का आदेश दे दिया। तलाशी लेने पर दोनों हीरे बरामद कर लिए गए। सज़ा के तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा कर लिए गए। इस प्रकार तेनालीराम की मदद से महाराज ने नामदेव के हक में फैसला सुनाया। घड़े में बुद्धि। एक बार श्रीलंका के राजा ने अपने दूत को राजा अकबर के दरबार में भेजा और उससे कहा कि वह राजा अकबर से कहे कि हमें एक घड़े में बुद्धि भरकर भेज दें। दूत ने अपने राजा के कहे अनुसार अकबर से कहा, महाराज, आपके महल में बहुत से बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात हैं, इसलिए हमारे महाराज ने आपके महल से एक घड़े में बुद्धि मांगी है। दूत की ये बात सुन महल में बैठे सभी मंत्री और राजा दूत को आश्चर्य से देखने लगे और सारे दरबारी और मंत्री एक दूसरे से बातें करने लगे कि ऐसा कैसा निवेदन है। इतने में राजा अकबर ने दूत से कहा, क्या श्रीलंका के राजा हमें पागल बनाना चाहते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? घड़े में बुद्धि कैसे जा सकती है? राजा अकबर की बात सुनकर बीरबल बोले, महाराज, हम घड़े में बुद्धि भेज देंगे, मगर उसमें कुछ समय लगेगा। दूत ने कहा, ठीक है, हम इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन बुद्धि घड़े में ही देनी पड़ेगी। बीरबल ने घर जाकर अपने सेवक से छोटे मुंह वाले घड़े लाने को कहा। सेवक 1 दर्जन घड़े लेकर आ गया। फिर उन्हें ऐसे खेत में ले जाया गया जहाँ पर कदुए लगे थे। बीरबल भी उस खेत में पहुँच गए और छोटे छोटे कदुए ढूंढकर उन्हें घड़े के अंदर डाल दिया और खेत के किसान को आदेश दिया कि इन घड़ों को जब तक ना छोड़ा जाए जब तक कि वो खुद आदेश ना दे दे। कुछ दिनों बाद बीरबल से बुद्धि के घड़े के बारे में पूछा गया तो बीरबल ने कहा, महाराज, अभी घड़ों में बुद्धि भरने में कुछ सप्ताह का समय है, जब तक घड़े में बुद्धि अच्छी तरह भर जाएगी। कुछ सप्ताह बाद बीरबल घड़े की जांच करने गए तो उन्होंने देखा कि कदुए अब बिल्कुल घड़े के आकार के हो चुके हैं। तो बीरबल ने अपने सेवक से सावधानी पूर्वक उन घड़ों को पौधों से अलग करने के लिए कहा और उन्हें दरबार में पहुंचाने का आदेश दिया। बीरबल के कहने पर श्रीलंका के दूत को दरबार में बुलाया गया।
बीरबल ने उसमें से एक घड़ा उठाकर दूत को दे दिया। घड़ा कपड़े से ढका हुआ था। घड़ा देते वक्त बीरबल ने दूत से कहा, अपने महाराज से कहना कि बुद्धि निकालकर हमारा घड़ा हमें ऐसे ही लौटा दिया जाए और वो कहीं से टूटे फूटे ना, नहीं तो बुद्धि का फल लाभकारी नहीं होगा। यह बात सुनकर दूत ने बड़ी जल्दी घड़े के अंदर देखा और पीछे हट गया। बीरबल ने अपनी बात को पूरी करते हुए कहा, अपने महाराज से ये भी कह देना कि हमारे पास ऐसे और भी घड़े हैं, अगर उन्हें ज़रूरत हो तो शीघ्र ही मंगा लें, नहीं तो क्या पता कोई और ज़रूरतमंद उन्हें मंगा ले। दूत ने सोचा कि उसके महाराज को इन्हें ऐसी चुनौती नहीं देना चाहिए थी, क्योंकि बीरबल ने उन्हें अपनी बुद्धि द्वारा पराजित किया था। यह सोचते हुए दूत ने चुपचाप घड़ा उठाया और वहां से चला गया। दूत के जाने के बाद राजा अकबर ने भी बुद्धि के घड़े को देखने की इच्छा जताई, तो बीरबल ने उन्हें वो घड़ा दिखाया। घड़ा देखते ही राजा हंस पड़े, क्योंकि उसके अंदर कदुआ था। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने श्रीलंका के राजा को सच में ऐसी झूठा कौन, तेली या कसाई? एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे राजकाज की चर्चा में व्यस्त थे कि अचानक दरबान ने आकर बताया, महाराज, महल के बाहर दो व्यक्ति एक थैली के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। बादशाह ने दोनों को अंदर बुलवाया और उनकी समस्या के बारे में पूछा। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला, हुजूर, मेरा नाम काशी है और मैं तेल बेचता हूँ। एक दिन यह व्यक्ति मेरी दुकान पर तेल लेने के लिए आया और तभी मौका पाकर अशर्फियों से भरी थैली भी अपने साथ ले गया। जब मैंने इससे उस थैली के बारे में पूछा तो यह उस थैली को अपनी थैली बताने लगा। अब तो हुजूर आप ही न्याय करें। बादशाह अकबर ने कसाई से पूछा, तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? जहाँपनाह, मैं रमज़ान कसाई हूँ। जब यह आज मेरी दुकान पर आया तब आज के बिके हुए मांस से आई अशर्फियों को गिन रहा था कि इसने मेरे हाथ से थैली छीन ली और अब उसे अपनी बता रहा है। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, आप मेरी अशर्फियों की थैली मुझे वापस दिलवा दीजिए। दोनों का पक्ष सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए कि आखिर सही कौन है, किसको हक में फैसला सुनाएं। तब उन्होंने बीरबल को सच पता लगाने के लिए कहा और उन दोनों को बाहर भेज दिया। बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी लाने को कहा और थैली में से कुछ अशर्फियाँ निकाली। जब सेवक पानी ले आया तो बीरबल ने वो अशर्फियाँ उस पानी में डाल दी और फिर बादशाह से कहा, हुजूर, ये अशर्फियाँ तो कसाई की हैं, क्योंकि इन्हें पानी में डालने पर तेल का कोई भी कण नहीं दिख रहा। अगर ये अशर्फियाँ तेली की होती तो इन पर थोड़ा बहुत तेल ज़रूर लगा होता। बीरबल की बात से बादशाह भी पूरी तरह सहमत हो गए। दोनों को फिर से दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने तेली से कहा, तुमने झूठ बोला है, यह थैली तुम्हारी नहीं, रमज़ान कसाई की है। लेकिन तेली अभी भी उस थैली को अपनी बता रहा था। जब वह अपनी बात पर अड़ा रहा तो बीरबल ने उसे वह कटोरा दिखाया और कहा, अगर ये अशर्फियों से भरी थैली तुम्हारी होती तो इन पर तेल ज़रूर लगा होता। बीरबल की बात सुनकर काशी नाम का तेली चुप खड़ा रहा। बादशाह ने तेली को झूठ बोलने के जुर्म में कारागार में डलवा दिया और कसाई को उसकी थैली लौटा दी। माली और मटका चोर। एक बार की बात है, बीरबल अपने गांव से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने जब चारों ओर देखा तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। बीरबल ने उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि ये राजा अकबर के बगीचे में काम करने वाला माली है। बीरबल ने उसके रोने का कारण पूछा, पर पता चला कि शाही बगीचे में आम के पेड़ की जड़ के नीचे उनके जीवन भर की कमाई का मटका रखा हुआ था, जो कि अब वहाँ नहीं है। बीरबल ने उनकी बात सुनी और फिर कहा, आप चिंता ना करें, आपका मटका आपको मिल जाएगा।
इतना कहकर बीरबल वहाँ से चले गए और सोचने लगे कि आखिर मटका कौन निकाल सकता, क्योंकि उस बगीचे में माली जिसका मटका चोरी हुआ था और राजा अकबर बीरबल ही जा सकते हैं। इन तीनों के सिवाय उस बगीचे में किसी और को जाने की अनुमति नहीं है। बहुत सोचने पर बीरबल को याद आया कि जड़ी बूटी लेने के लिए कहीं शाही हकीम तो बगीचे में नहीं आए। इसका पता लगाने के लिए बीरबल ने अकबर से कहकर हकीम को महल में बुलवाने को कहा। हकीम को महल में आने का आदेश दे दिया गया। हकीम के महल में आने से पहले बीरबल ने महल में मौजूद मंत्रियों से पूछा कि कौन कौन हकीम जी से अपना इलाज करवा रहा है। तब एक मंत्री ने बताया कि उसको दस्त लग गए थे, जिसका इलाज हकीम जी कर रहे हैं। दस्त के लिए उन्होंने आम के पेड़ की जड़ से बनी दवाई दी है। हकीम जी महल में पहुंच जाते हैं तो बीरबल उनसे कहते हैं, हकीम जी, मुझे दस्त की परेशानी हो गई है, इसके लिए आपके पास कोई दवाई हो तो मुझे दे दीजिए, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इतना सुनकर हकीम जी बोले, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे कि आपके दस्त ठीक हो जाएंगे। मैंने ये दवाई मंत्री को भी दी थी, लेकिन ये दवाई केवल शाही बगीचे में लगे आम के पेड़ की जड़ में से ही बन सकती है। जैसे ही हकीम जी ने यह कहा, बीरबल तुरंत समझ गए कि मटका इन्होंने ही निकाला है। बीरबल ने कहा, अब आप सिक्कों से भरे मटके के बारे में खुद बताएंगे या हम अपने तरीके से पूछें? हकीम ने कहा, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा ये मटका बहुत पहले का दबा हुआ है, इसलिए मैंने इसे निकाल लिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने आज फिर अपनी बुद्धिमानी से मटका चोरी करने वाले को पकड़ लिया। मटका चोरी करने की वजह से अकबर ने हकीम से शाही पद छीनने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने कहा, इन्होंने तो सच बता दिया था, इसलिए इन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जिस मालिक का मटका चोरी हुआ था उसे महल में बुलाया गया और उससे पूछा कि मटके में क्या था। माली ने बताया 120 सोने के सिक्के। बीरबल ने कहा, ये आपकी गलती थी कि आपने मटके को ज़मीन में छुपाया, इसलिए आपके मटके में से 10 सिक्के हकीम जी की सच्चाई के लिए इन्हें दिए जाते हैं, ताकि आगे से कोई ऐसी गलती ना करे। बीरबल का ये तर्क सुन राजा अकबर बहुत खुश हुए। चालाक महाजन और मेहनती चित्रकार। एक बार एक महाजन को अपना चित्र बनवाने का शौक लगा। उसने एक चित्रकार को बुलवाकर अपना चित्र बनवाने को कहा। महाजन के कहे अनुसार चित्रकार ने महाजन का चित्र बनवाने में बहुत मेहनत की, लेकिन महाजन बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। वह चित्रकार से बोला, यह चित्र ठीक नहीं बना है, इसे दोबारा बनाओ। ऐसे करते करते महाजन ने बहुत सारे चित्र बनवाकर उन्हें गलत बता दिया। अब चित्रकार समझ चुका था कि महाजन चेहरा बदलने में माहिर है और हर बार चित्र बनवाते समय चेहरा बदल लेता है, इसलिए उसने महाजन से अब तक बनाई गई सभी तस्वीरों का मेहनताना मांगा। धूर्त महाजन बोला, कैसा मेहनताना? तुमने अब तक एक भी चित्र सही नहीं बनाया है। अब तुम सही चित्र बना दोगे तो तुम्हें तुम्हारा मेहनताना मिल जाएगा। महाजन की बात सुनकर चित्रकार निराश होकर अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी को महाजन की इस करतूत के बारे में बताया। अपने पति को परेशानी में देख उसने चित्रकार को बादशाह अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लगाने की सलाह दी। पत्नी की बात सुनकर चित्रकार समझ गया और अगले ही दिन चित्रकार ने सारा हाल बादशाह अकबर के दरबार में जा सुनाया। बादशाह ने चित्रकार से सारे चित्र मंगवाए और साथ ही महाजन को भी महल में बुलवाया। सभी चित्रों को ध्यान से देखने के बाद बादशाह अकबर ने महाजन से पूछा, इन सभी चित्रों में कुछ कमी है क्या? महाजन ने कहा, जी हुजूर, इनमें से कोई भी चित्र हूबहू मेरे जैसा नहीं है। महाजन की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए और बीरबल से मामला सुलझाने को कहा। बीरबल पहले ही दरबार में उपस्थित था और सारी बातें अच्छी तरह समझ चुका था कि महाजन चेहरे बदलने में माहिर है, इसलिए चित्रकार को परेशान कर रहा है। थोड़ी देर सभी चित्रों की ओर देखने के बाद बीरबल ने
हर एक चित्र में कमियां निकालनी शुरू कर दी और चित्रकार को 2 दिन बाद महाजन का सुंदर सा चित्र बनाकर लाने के लिए कहा और महाजन को आदेश देते हुए कहा, अगर तुम्हें चित्र पसंद आ जाए तो चित्रकार का मेहनताना देना होगा। इतना कहकर बीरबल ने दोनों को बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद चित्रकार को वापस बुलवाया और उससे 2 दिन बाद बड़ा सा दर्पण लाने को कहा। 2 दिन बाद जब दोनों दरबार में उपस्थित हुए तो चित्रकार ने वह दर्पण महाजन के सामने रख दिया और बोला, जनाब ये चित्र तो एकदम सही है ना? महाजन बोला, लेकिन यह चित्र नहीं दर्पण है, यही तो असली चित्र है, चित्रकार ने कहा। बीरबल ने भी अपने स्थान से उठकर कहा, सही तो कह रहा है चित्रकार, यह तुम्हारा ही तो चित्र है। महाजन समझ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी बीरबल की हाँ में हाँ मिलाते हुए चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार ने खुशी खुशी बीरबल का शुक्रिया अदा किया और महल से अपने घर की